अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है उसमें बेसिकली हमने यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने और साथ में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन मौजूद है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो पूछ क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.3 है, 8.3 उसका आंसर जो है हमारे पास वो 9 में आएगा। रीज़न, हमने कहा था कि दो आइडेंटिकल वेव्स स्टेशनरी वेव्स उसी सूरत में बना के देंगी अगर एक इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी ऑपोजिट, मतलब दो ऑपोजिट वेव्स हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम आइडेंटिकल वेव्स मूव कर रही हों, देन वो एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करेंगी तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। तो 8.3 का आंसर हमारे पास 9 में बनेगा। 8.6 में वो कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8.6, वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। अब सॉलिड्स और गैसेस के दरमियान कंपैरिजन कर है। तो अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करें, किसकी बात करें, इलास्टिक मॉडुलस की, तो इलास्टिक मॉडुलस फॉर सॉलिड्स जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू गैसेस। तो स्पीड ऑफ साउंड का रिजल्ट हमने ड्राइव किया था गामा इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। तो देखें, अगरचे हम ये मान लेते हैं कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है, बट डेंसिटी के साथ साथ इलास्टिक कांस्टेंट को भी हमने डिस्कस करना है। तो इलास्टिक कांस्टेंट के बिहाफ में हम कह सकते हैं कि जिस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, और जिस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस कम वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कम। तो चूंकि सॉलिड्स के केस में इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस, तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम ग्रेटर देन होगी स्पीड ऑफ साउंड इन गैशियस मीडियम। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8.10। 8.10 8.10 में वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। तो देखिए, एक डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वार्म एयर की अगर हम डेंसिटी देखें ना, मतलब जस्ट वॉल्यूम को हम डिस्कस पहले कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि गर्म चीज़ हमेशा फैलती है और फैलाव ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अगर हम वार्म एयर की बात करें तो वार्म एयर के लिए और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कोल्ड एयर की। वार्म एयर के लिए अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि डेंसिटी कम। और अगर हम कोल्ड एयर की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हो जाएगा कम, डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा। अगेन इस एक फॉर्मूले को अपना रेफरेंस मानते हुए हम रिज़ल्ट निकालते हैं, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू गामा इलास्टिक मॉडुलस ओवर रो। तो ज़रा देख लें, जिस मीडियम के अंदर एयर की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो वार्म एयर के लिए डेंसिटी हो जाती है कम, तो वार्म एयर में डेंसिटी कम तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, जबकि कोल्ड एयर में डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो सवाल में था एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर। तो हम इसकी रीज़न क्या देंगे कि जो वार्म एयर है वो लेस डेंसर होने की वजह से वहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें वो कहता है द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम आ रेडियो ट्रांसमीटर इज 1500 मीटर। तो वेवलेंथ लिख लेते हैं, हमारे पास ये चल रहा है 8.1 न्यूमेरिकल।
तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ आ गई लैम्डा 1 1500 मीटर। आगे क्या कहता है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 किलो हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी 200 किलो हर्ट्स। अब किलो आपको पता है प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स की जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो 3 जीरोस मजीद इंक्रीज हो जाएंगे। हर्ट्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ, अगेन वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा 2 फाइंड आउट करने। ऑपरेटिंग एट 1000 किलो हर्ट्स, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो वो उसने फ्रीक्वेंसी बता दी है 1000 किलो हर्ट्स। तो 1000 किलो हर्ट्स, अगेन किलो की वैल्यू लगाएंगे तो 3 जीरोस मजीद ऐड हो जाएंगे, आंसर चला जाएगा हर्ट्स में। तो एक तो हमने ये निकालनी है, एंड विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल। स्पीड ऑफ वेव हमने कैलकुलेट करनी है साथ में। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर स्पीड। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें जो वेव इक्वेशन होती है वो आपको याद होगा कि हमारे पास होती है v इक्वल टू एफ लेमडा। अगर आप कहें कि हम डायरेक्ट लेमडा निकाल लेते तो उसके लिए हमारे पास v होना ज़रूरी था, क्योंकि f2 के कोरिस्पोंड लेमडा 2 हमने फाइंड करना है तो v होना ज़रूरी था, इसीलिए हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा। अब f1 के अगेंस्ट जो थी हमारे पास वेवलेंथ लेमडा 1 मौजूद है, तो v इज इक्वल टू f1 कितना है हमारे पास 200 किलो हर्ट्स इंटू वेवलेंथ लेमडा 1 कितनी है हमारे पास 1500। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर निकालते हैं आप 200 किलो हर्ट्स इंटू 1500 मीटर, तो आंसर हमारे पास आएगा v का 3 और साथ में 8 जीरोस मजीद शामिल हो रही हैं, मीटर पर सेकंड। जिसको मैं राउंड ऑफ करूं तो आंसर बन जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपको याद हो तो यही हमारे पास बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट होती है। ओके, तो अब इसके बाद हम निकालते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर वेवलेंथ लेमडा 2, अगेन इक्वेशन तो वेव इक्वेशन ही यूज होगी v इक्वल टू एफ लेमडा, बट अब वेवलेंथ लेमडा 2 के अगेंस्ट f2 हम यूज करेंगे। तो लेमडा 2 के लिए रिजल्ट क्या बनेगा, v ओवर f2 3 इंटू 10⁸, और f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1000 किलो हर्ट्स, 1000 किलो हर्ट्स। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1000 किलो हर्ट्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास 300 मीटर। वेवलेंथ आ जाएगी 300 मीटर। और अगर आप इसकी एग्जैक्ट बुक की फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे 10⁻² मीटर। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हमारे पास 8.3 आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, उसमें देखते हैं क्या करना है। 8.3 वो कहते हैं स्टेशनरी वेव इज एस्टेब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, जिसे अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। आगे क्या कहता है,
at both ends. The string vibrates in 4 segments. 4 segment means उसमें 4 लूप्स बन रही हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास आ गए 4। आगे क्या कहता है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। ओके, 4 लूप्स के कॉरिस्पॉन्ड हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी फॉर 4 लूप्स जो हमारे पास है वो है 120 हर्ट्ज। आगे कहता है डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ। एक तो आपने इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हमने एक तो, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब F1 हमने कैलकुलेट करना है। तो दो तरह से दो आंसर्स हमें चाहिए। फॉर वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेशन शुरू करें तो हमारे पास रिजल्ट था लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। तो 4 की अगर हम बात कर रही हैं तो हमारे पास बनेगा लैम्डा, 4 सेगमेंट्स हैं ना, तो 2 लेंथ आ गई 1.2 डिवाइडेड बाय n हमारे पास आ गया 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा 4 जो है वो वैल्यू निकल आएगी 0.6 मीटर। वेवलेंथ हम निकाल चुके हैं, अब हमने निकालनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर F1 हम लोगों ने कहा था, ये रिजल्ट पड़ा था Fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1। तो चूंकि अब 4 सेगमेंट्स के कॉरिस्पॉन्ड 4 लूप्स की बात हो रही है और उसके लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो F4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F1 रिजल्ट बनेगा। F1 क्या आएगा हमारे पास, F4 डिवाइडेड बाय 4। अब F4 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 30 हर्ट्ज। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज को कवर किया और साथ में 2 न्यूमेरिकल्स को देखे। अगले लेक्चर में हम मज़ीद इससे आगे फॉरवर्ड करेंगे, मूव करेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।